Hello students, good morning. Welcome to your biology class. As you know, in yesterday's class, we talked about the Darwin theory of evolution and the Lamarck's theory of evolution. And the more accepted one is the Darwin's theory of evolution क्योंकि उसने पूरा मैकेनिज्म बताया कि इंडिविजुअल्स इवॉल्व होके नई स्पीशीज बनाते कैसे हैं, राइट? बट वहां पे जो मेनली डार्विन का पॉइंट था कि जो चेंजेस हैं दे आर स्लो, दे आर ग्रेजुअल, जिसको उन्होंने क्या कहा था, ही कॉल्ड इट एज द वेरिएशंस, द एडवेंटेजेस वेरिएशंस, राइट? अब डार्विन ने इतना सारा काम किया बट डार्विन की थ्योरी का एक डिसएडवांटेज क्या था, ही डिडंट टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ वेरिएशंस। ये वेरिएशंस आई कहाँ से? दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द जीन्स। बट उस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी कि उस टाइम पे मेंडल काम कर रहा था ऑन द जीन्स की हाउ डू वी इनहेरिट द जीन्स, but nobody was paying attention to that person. Everybody was busy talking about what the Darwin has done, right? तो सोर्स ऑफ वेरिएशन इतने टाइम तक हमें नहीं पता चली क्योंकि वी वर नॉट स्टडिंग द जेनेटिक्स टू इट्स कोर। सो उसी टाइम पे जब डार्विन ने कहा कि चेंजेस आर स्लो, ग्रेजुअल है, सेम टाइम पे देयर वाज द अनदर साइंटिस्ट हु केम अप व्हिच वाज द ह्यूगो डी वेरीज। ही गेव द म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डी वेरीज ने काम किया इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे। इवनिंग प्रिमरोज का आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, विच इज इनोथ्रा लैमार्कियाना, राइट? और यहां से उसने इंट्रोड्यूस किया कि जो चेंजेस हैं वो स्लो नहीं है, तो चेंजेस कैन बी सडन। सो इस म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो उसने बताया कि म्यूटेशंस होती क्या है। जस्ट लाइक वेरिएशंस आर स्मॉल चेंजेस, स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस। और वेरिस ने कहा, डी वेरिस ने कहा जो म्यूटेशंस हैं दे आर सडन, दे आर द लार्ज चेंजेस जो अनप्रिडिक्टेबली कहीं से भी आ जाती हैं पॉपुलेशन में। एंड ही बिलीव्ड कि म्यूटेशंस ही हैं जो एक्चुअली में एवोल्यूशन को ड्राइव करके स्पीसिएशन करवा रही हैं, नॉट दोज माइनर वेरिएशंस। बट हमने बात करी थी कि यही माइनर वेरिएशंस है जब एक से दूसरी पॉपुलेशन में इकट्ठी होती जाती हैं तो आफ्टर मिलियंस ऑफ जनरेशंस इतनी सारी वेरिएशंस आ चुकी होती हैं कि इवोल्यूशन हो जाता है। बट डी वेरीज ने कहा नहीं, इट्स नॉट द वेरिएशंस, इट्स द म्यूटेशंस दैट कॉज्ड द एवोल्यूशन। एंड इस स्पीसिएशन को जो म्यूटेशन की वजह से हुई, ऑल ऑफ अ सडन चेंज, इसको उसने नाम दिया सॉल्टेशन। सो व्हाट इज सॉल्टेशन? सॉल्टेशन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक टर्म लिख रखी है, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कि म्यूटेशन की वजह से जो स्पीसिएशन हुई उसको कहा सॉल्टेशन। कि एक ही स्टेप में बहुत बड़ी म्यूटेशन हुई तो हमें मिलियंस ऑफ जनरेशंस का वेट नहीं करना पड़ा, राइट? So this is what he said, that it's the mutations that drives the evolution and the speciation. So यहाँ पे आपको मेनली एक चीज करनी है कि जो डार्विन की वेरिएशन थी और डी वेरीज की म्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ रखा है डार्विन की थ्योरी पढ़ते टाइम की जो वेरिएशंस हैं दे आर वेरी स्मॉल चेंजेस, बट अभी हमने क्या पढ़ा, द म्यूटेशंस आर द सडन लार्ज चेंजेस। डार्विन की जो वेरिएशंस हैं वो ग्रेजुअली आती हैं, स्लो आती हैं, बट जो म्यूटेशंस हैं वो ऑल ऑफ अ सडन अपीयर होंगी। वेरिएशंस हैं वो डायरेक्शनल है, हमें पता है कि आगे चल के अगर हमने बैक्टीरिया का हमने बात करी थी, मीडियम चेंज किया तो हमें पता है कि डायरेक्शन क्या होगी वेरिएशन की। हमें एवोल्यूशन की डायरेक्शन नहीं पता बट हमें वेरिएशन की डायरेक्शन पता है क्योंकि वेरिएशन बहुत स्लो हो रही है। आपने बैक्टीरिया का खाने का मीडियम चेंज कर दिया तो वी नो अब जो भी म्यूटेशन आएगी उसका पर्पस यही होगा कि वो बैक्टीरिया खाना अच्छे से यूज कर सके। बट जो म्यूटेशंस होती हैं दे आर रैंडम एंड दे आर डायरेक्शनलेस, राइट? सो दिस इज व्हाट डिसाइड्स द पेस ऑफ एवोल्यूशन। कि जो डार्विन है उसने कहा जो एवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल और स्लो है क्योंकि ये वेरिएशंस की वजह से है। बट वेरीज ने कहा नहीं, एवोल्यूशन इज एन एब्रप्ट चेंज, स्पेसिएशन इज एन एब्रप्ट चेंज क्योंकि ये म्यूटेशंस की वजह से आता है,
राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द म्यूटेशन थ्योरी, बट मेनली आपको ये डिफरेंस याद करने हैं डार्विन और ह्यूगो डी वेरीज की म्यूटेशन थ्योरीज के बीच। ओके, अब फाइनली हमने सॉल्व कैसे किया ये सारा कॉन्सेप्ट की कि एवोल्यूशन है उसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें हमें क्लैरिटी कब आई? व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स। व्हाट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस को स्टडी करते हैं, एंड वी नॉट ओनली स्टडी द वेरिएशंस but we also try talking about the sources of variation। और ये थियरेटिकल नहीं है, इसमें हम इंडिविजुअल्स जिनमें डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, जिनमें रिसेसिव ट्रेट्स हैं, उनके नंबर्स को काउंट भी करते हैं, और तब जाके हम एलील और जीनोटाइप्स की परसेंटेज को, फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं। राइट? सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के इंट्रोड्यूस होने से वी गॉट एन इवन मोर क्लैरिटी ऑन हाउ द एवोल्यूशन हैपेंड। और इसी में हमारे पास, इसी पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जो पार्ट है हमारे पास, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब व्हाट डज द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल सेज? फर्स्ट थिंग, कुछ कंडीशंस हैं तो मेक श्योर कि ये जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है वो ऑपरेट करे। उसके लिए कंडीशंस क्या है? सबसे पहले पॉपुलेशन साइज शुड बी वेरी लार्ज। सेकंड, वहां पे जो मेटिंग का प्रोसेस है वो रैंडम हो। और तीसरा, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल एवोल्यूशनरी फोर्स ना हो। नो एक्सटर्नल एवोल्यूशनरी फोर्स दैट मस्ट बी देयर। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो एलील्स की फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमेशा स्टेबल होती हैं, एंड दे रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम अ जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। राइट? और जब कोई पॉपुलेशन इस स्टेबिलिटी में है तो हम यही कहते हैं पॉपुलेशन हैज अचीव्ड दैट जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट आर द एलील्स? अगर लेट से हम डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट की बात करें, कैपिटल ए इज द डोमिनेंट एलील एंड स्मॉल ए इज द रिसेसिव एलील। राइट? अब हमने क्या कहा? सम ऑफ और ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स द सेम। अब जब भी हमने लास्ट चैप्टर में पुनेट स्क्वायर्स बनाए थे तो मैंने आपको बताया था, या तो हम रिजल्ट को, डोमिनेंट रिसेसिव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? परसेंटेज की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, या डेसिमल की फॉर्म में। जब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वी जनरली कॉल इट एज द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहूं एक पॉपुलेशन में 60% इंडिविजुअल के पास कैपिटल ए एलील है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 0.6। 40% के पास कौन सा एलील है? स्मॉल ए। 40% के पास स्मॉल ए एलील है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 0.4। सो यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो लेटर्स यूज करते हैं, पी एंड क्यू। व्हाट इज पी? P is the frequency of dominant allele। dominant allele क्या है हमारे पास? कैपिटल A। and the frequency of recessive allele is represented by a Q। और यहाँ पे 0.6 is the frequency of the dominant allele, 0.4 is the frequency of the recessive allele। और एक चीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं एक पॉपुलेशन में उन सबका टोटल कितना आएगा? इट इज 1। सो यहाँ पे दो ही एलील्स हैं, दो एलील्स की फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट किया हमने p प्लस क्यू से, दैट इज इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू थी 0.6, q की वैल्यू थी 0.4, सो दिस कम्स आउट टू बी 1।
दिस इज व्हाट द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल सेज कि एक जीन के लिए जब दो एलील्स प्रेजेंट हैं तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और दोनों की एलीलिक फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होगा, 1। तो अगर ए एलील की फ्रीक्वेंसी है 0.6, तो 0.6 किसकी वैल्यू है, पी की। अगर स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है 0.4, तो ये किसकी वैल्यू है, क्यू की। तो इट इज 1। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोअर ग्रेड्स पे अभी इतना ही पढ़ते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ यही वैल्यूज होंगी, या 0.6 0.4 होंगी, 0.3 प्लस 0.7 हो सकता है, 0.8 प्लस 0.2 हो सकता है, 0.9 प्लस 0.1 हो सकता है। ये सबसे कॉमनली मिलने वाले नंबर्स हैं। जैसे वो बोल दें कैपिटल बी एलील की फ्रीक्वेंसी 0.3 है, तो बताओ स्मॉल बी की एलील फ्रीक्वेंसीज कितनी है, सिंपल, इट इज 0.7, क्योंकि मिला के कितना होना चाहिए, 1, राइट। बट ये तो हो गया एलील की। अब एक इंडिविजुअल में एक एलील तो होता नहीं है, हमेशा दो एलील होंगे, या कैपिटल ए स्मॉल ए, या स्मॉल ए, राइट। तो अब इन जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने कर दी इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन, विच इज पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये आपको पता है, इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल में या तो जीनोटाइप होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, या होगा होमोजाइगस रिसेसिव, सॉरी, या होगा हेटेरोजाइगस, या होगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए इज पी, दिस इज पी, पी एंड पी मेक्स द पी स्क्वायर। सो व्हाट इज पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज, so frequency of individuals, wait, let me change it, frequency of individuals with homozygous dominant genotype। homozygous dominant मतलब कैपिटल ए, कैपिटल ए, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट इट विद द पी स्क्वायर, राइट। एंड ऐसे ही अगर हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद heterozygous जीनोटाइप, सो heterozygous जीनोटाइप में कैपिटल ए स्मॉल ए है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq। एंड ऐसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स में जो जीनोटाइप है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ क्यू स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और 2pq एक्चुअली में होमोजाइगस डोमिनेंट, हीट्रोजाइगस, सॉरी, होमोजाइगस रिसेसिव और हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसीज है, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब इसके ऊपर हमने करने हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बट इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करें, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है, और यहाँ पे पी क्यू, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और 2pq में फर्क क्या है। P is frequency of dominant allele. Q is frequency of recessive allele. P square is the frequency of individual with homozygous dominant genotype. Q square is the frequency of individuals with homozygous recessive genotype. And 2pq is the frequency of individuals with the heterozygous genotype. Right? So यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। लेट्स से एक पॉपुलेशन है, उसमें टोटल 10,000 इंडिविजुअल्स हैं, लेट्स से, ओके। अब इन 10,000 इंडिविजुअल्स में से लेट्स से, और पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स, लेट्स से, और दो तरह के रैबिट्स हैं, वन विद द ब्लैक फर और दूसरे आ जाते हैं वन विद द वाइट फर।
और हमने कह दिया कि ब्लैक फर इज अ डोमिनेंट एलील, व्हाइट फर इज द रिसेसिव एलील। अब जिनके पास ब्लैक फर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं और हीट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं, बट जिनके पास व्हाइट फर है वो सिर्फ क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। लेट्स से मैंने कहा यहाँ पे व्हाइट फर वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं, व्हाइट फर रैबिट्स का नंबर है 1600। तो यहाँ पे अब ये मुझे बताओ, कैपिटल कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पी स्क्वायर से, कैपिटल बी स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी देते हैं हम 2pq से, और बी की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्यू स्क्वायर से। और ये क्या बताया मैंने, व्हाट इज क्यू स्क्वायर, इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, इंडिविजुअल्स हैं 1600, कितने में से, 10,000 में से। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप विच इज स्मॉल बी। तो ये किसकी वैल्यू आई, क्यू स्क्वायर की। तो क्यू स्क्वायर को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.16। तो क्यू स्क्वायर अगर 0.16 है तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इसका करना है स्क्वायर रूट, 16 का रूट 4। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। अगर Q की वैल्यू 0.4 है तो P कितना होगा, हमें पता है P और Q मिलके 1 बनाते हैं, तो P होगा 0.6। एक बार आपके पास P की वैल्यू आ गई, आप P स्क्वायर भी निकाल सकते हो और 2pq भी निकाल सकते हो, राइट। सो क्वेश्चंस हम इसके ऊपर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए है कि हाउ डू वी फाइंड द क्यू स्क्वायर, ओके। अभी के लिए सिर्फ इतना करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड द 2pq, ओके। ऑल राइट देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Specifically make notes of the difference between the Darwinian variation and the Hardy-Weinberg principle. Okay, this is also important for your competitive exams. Okay, all right then, that's all for today. Bye bye. Have a